नमस्कार दोस्तों, पीएससी अड्डा के यूट्यूब चैनल पर मैं राहुल व्यास आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो वीडियो है इसमें हम जानेंगे पॉलिटिक्स से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियों के बारे में। जो अक्सर क्या होता है कि एमपीपीएससी का जो पेपर होता है उसमें 3 मार्क्स के अंतर्गत जो है क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए मैंने इस सीरीज़ में उन शब्दावलियों को कवर किया है जो मैंने या तो आपको बता दी हैं या फिर अगर वो छूट भी गई हैं तो वो आज इस वीडियो में कवर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक मैंने जितने भी क्लासेस ली हैं, जितने भी वीडियो अपलोड हुए हैं दोस्तों, तो उसमें आपका जो है 90 to 95% सिलेबस एमपीपीएससी के हिसाब से मैंने कंप्लीट कर दिया है। अगर उससे ज़्यादा भी आप देखेंगे सिलेबस को तो वहाँ पर आपको बहुत कम ही चांस मिलेंगे कि वो एग्ज़ाम में क्वेश्चन उन पर बन जाए। ठीक है, परंतु फिर भी अगर आपको अदर वीडियोस चाहिए जो सिलेबस के अकॉर्डिंग होने चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूंगा। फिर यहाँ पर हम बात करें दोस्तों कि अभी तक जैसे कि मैंने जितने भी वीडियोस बनाए हैं तो उसमें अदर एग्जाम में तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, परंतु आज का जो वीडियो है यहाँ पर हमारा इससे प्रीवियस वीडियो तक हमारी जो जितनी भी पॉलिटी है वो कंप्लीट हो चुकी हैं और आज के वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ जो शब्दावलियाँ बची हैं उनको हम डिस्कस करेंगे जो इम्पोर्टेंट है 3 मार्क्स के अंतर्गत। सबसे पहले हैं दोस्तों कि श्वेत पत्र, वाइट पेपर। ये क्या होता है कि राष्ट्रीय महत्व के मामले में जो भारत सरकार होती है इनके द्वारा प्रकाशित एक दस्तावेज होता है उसे हम श्वेत पत्र कहते हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि जितने भी राष्ट्र होते हैं, जितने भी देश, उनके अपने जो है ऑफिशियली रूप से दस्तावेज होते हैं जो जैसे कि फॉर एग्जांपल बहुत सारे कंट्रीज का आपने सुना होगा, किसी का पीला होगा, किसी का ग्रीन होगा। इसी प्रकार से हमारे जो भारत का राष्ट्रीय पत्र है ऑफिशियल रूप से, जिसमें हम जो भारत सरकार के द्वारा कोई भी अगर मान लीजिए पत्र व्यवहार होता है किसी अन्य देश से या फिर भारत सरकार द्वारा कोई जानकारी प्रकाशित की जाती है तो वह किस माध्यम से, तो श्वेत पत्र उसका जो है वाइट पेपर जो है इसे बोला जाता है। वाइट पेपर के अंतर्गत ही भारत सरकार द्वारा जो है कोई भी ऑफिशियल जानकारी दी जाती है। फिर इसके बाद है दोस्तों विधेयक। ये क्या होता है विधेयक, इसके बारे में जाने तो एक ऐसा प्रस्ताव होता है जो व्यवस्थित रूप में सदन के पटल पर रखा जाता है और दोनों सदनों द्वारा जो पारित होने पर एवं राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद यह कानून का रूप ले लेता है। यानी कि जो कोई भी अगर मान लीजिए विधेयक कानून बनता है तो जब वह लोकसभा या राज्यसभा के सदन के पटल पर रखा जाता है तो वह प्रस्ताव एक व्यवस्थित रूप में होना चाहिए, उसे ही हम क्या कहते हैं, विधेयक कहते हैं। ठीक है, तो विधेयक जब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाते हैं उस पर तो वह क्या बन जाता है, कानून बन जाता है। इसके बाद होता है दोस्तों विनियोग विधेयक। आप देखेंगे कि अनुच्छेद 114 यानी कि आर्टिकल 114 में विनियोग विधेयक का उल्लेख किया गया है। और यह क्या होता है कि एक ऐसा विधेयक जिसके तहत लोकसभा द्वारा भारत की संचित निधि से धन की निकासी की जाती है। यानी कि जो भारत का राजकोष है आर्टिकल 266 में संचित निधि का प्रावधान है, तो उसके संचित निधि से जो है धन की निकासी अगर करना है तो लोकसभा के द्वारा जो है विनियोग विधेयक को पारित कराकर जो है एक विधेयक जो है पारित कराया जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, विनियोग विधेयक कहते हैं। जिससे क्या होता है कि भारत की जो संचित निधि है उससे धन यानी कि पैसा जो है निकाला जा सकता है। ठीक है, तो जो विनियोग विधेयक होता है वो हम बजट के जब सेशन पढ़ रहे थे दोस्तों तो उसमें मैंने आपको बताया था कि बजट को पारित कराने के बाद जो है विनियोग विधेयक लाया जाता है ताकि जो धन होता है वो बजट का वो आवंटित हो सके। इसके बाद है दोस्तों कि अनुपूरक अनुदान। तो आर्टिकल 115 में आपको अनुपूरक अनुदान का उल्लेख मिलेगा। और ये क्या होता है कि जब व्यय के लिए प्राधिकृत जो राशि है अपर्याप्त हो जाती है तो राष्ट्रपति द्वारा संसद में अनुपूरक अनुदान संबंधित प्रस्ताव पेश कराया जाता है। यानी कि दोस्तों जब कभी भी बजट में मान लीजिए कोई स्पेशली रूप से जब जो राशि दी जाती है बजट में, अगर मान लीजिए किसी स्पेशल प्रोग्राम या कार्यक्रम के लिए राशि कम पड़ जाती है तो वहां पर क्या होता है कि राष्ट्रपति संसद में फिर एक अनुपूरक अनुदान विधेयक पेश करते हैं और इसे जब सदन से पारित कराया जाता है तो उस पर वित्त विधेयक जैसी कार्यप्रणाली अपनाई जाती है। यानी कि जो बजट की प्रोसेस होती है वो पूरी इस पर अपनाई जाती है अनुपूरक अनुदान पर। सिर्फ आप यहाँ पर याद रखिए कि जब कभी भी ज़्यादा राशि की आवश्यकता होती है किसी प्रोग्राम पर जो आवंटित की गई थी उससे ज़्यादा, तब वापस फिर से अनुपूरक अनुदान लाया जाता है। ठीक है, इसके बाद है 115 आर्टिकल में आपको लेखानुदान का उल्लेख मिलेगा। और ये क्या होता है कि जब सामान्य आय व्यय प्रस्ताव यानी कि बजट प्रस्ताव से पूर्व सरकार को धन की आवश्यकता होती है तो लोकसभा जो है लेखानुदान द्वारा ही
सरकार के लिए अग्रिम धनराशि को उपलब्ध कराती हैं। दोस्तों जब हमने बजट के सेशन को डिस्कस किया था तो बजट में आपको मैंने बताया था कि जो पूरा बजट का टाइम पीरियड होता है लाया तो 1 फरवरी के आसपास जाता है अभी वर्तमान में, परंतु क्या होता है कि उसको पारित कराने से जो संसद होती है वहाँ से पारित कराने में कम से कम 2 महीने का जो है टाइम पीरियड लगता है। तो इस वजह से क्या होता है कि ये जो 2 महीने का टाइम पीरियड होता है इस दौरान जो सरकार को आवश्यक धनराशि होती है या फिर किसी भी व्यवस्था के लिए पैसे की आवश्यकता होती है सरकार को, तो वो इसी लेखानुदान के माध्यम से जो है पारित कराकर जो है अग्रिम धनराशि सरकार को प्रोवाइड की जाती है लोकसभा के द्वारा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर मैं इन शब्दावलियों को ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमने इन शब्दावलियों को ऑलरेडी बजट के सेशन में मैंने काफ़ी अच्छे से आपको बताया था। ठीक है, आगे देखें तो इसी शब्दावलियों के तहत आती हैं एक और की वित्त विधेयक, यानी कि आर्टिकल 112 में आपको मिलेगा वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख, जिसे हम नॉर्मली बजट के रूप में कहते हैं। और प्रत्येक वर्ष जो है बजट प्रस्ताव के पास होने के बाद बजट में जो निहित प्रस्ताव होते हैं उनको कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किए जाने वाला जो विधेयक होता है उसे हम वित्त विधेयक कहते हैं। ठीक है, तो जब कभी भी बजट पेश किया जाता है तो उसमें जो जितने भी व्यवस्था होती हैं प्रावधान होते हैं उसको क्या करता है कानून का रूप देने के लिए यह वित्त विधेयक लाया जाता है और इसको पारित कराया जाता है। अब जो वित्त विधेयक होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों। ऐसे विधेयक होते हैं जो संविधान के अंतर्गत सिर्फ धन विधेयक के रूप में वर्णित होते हैं तथा जो राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किए जा सकते। साथ ही इसकी जो प्रस्तुति के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश की जरूरत होती है। इसके बाद दूसरे प्रकार का जो वित्त विधेयक होता है ऐसे विधेयक जिसके अंतर्गत भारत की जो संचित निधि से संबद्ध जो व्यय होते हैं तथा जो सामान्य विधेयक की तरह ही सदन में पारित किए जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको बजट के लिए पूरा अलग से जब हमने पार्लियामेंट का जो टॉपिक देखा है तो उसमें मैंने बजट के बारे में ये सारे वित्त विधेयक धन विधेयक सब के बारे में अच्छे से बताया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है संसद के नाम से मैंने बनाया है पार्लियामेंट, तो वो आप देख लीजिए। वहाँ पर मैंने पूरी कानून की प्रोसेस बताई है कि किस प्रकार से प्रथम वाचन होता है, द्वितीय वाचन होता है, तृतीय वाचन होता है, कब बजट लाया जाता है तो उस पर क्या प्रोसेस अपनाई जाती है, फिर वित्त विधेयक क्या होते हैं, धन विधेयक क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ हम 3 नंबर के अकॉर्डिंग देख रहे हैं कि जैसे कि यहाँ पर देखें धन विधेयक, तो ये क्या होता है। तो सबसे पहले कि आर्टिकल 110 में इसका उल्लेख मिलता है और इसके अंतर्गत संसद में जो है राजस्व एकत्रित करने अथवा अन्य प्रकार से धन से संबंधित जो भी विधेयक होते हैं उसको धन विधेयक कहते हैं। ठीक है, और धन विधेयक में निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। कैसी? इसमें 6 प्रकार से विशेषता होती है दोस्तों कि अगर किसी प्रकार का टैक्स का आरोपण करते हैं, लगाते हैं या फिर उसमें उत्साधन, परिहार, बदलाव करते हैं, चेंजेस करते हैं या घटाते हैं, टैक्स को बढ़ाते हैं या फिर उनसे संबंधित कोई भी नियम हो टैक्स से संबंधित तो उसको धन विधेयक के रूप में लिया जाता है। फिर इसके बाद है कि सरकार द्वारा धन उधार लेने का जो विनियम, यानी कि अगर सरकार जो धन उधार लेती है उनसे संबंधित कोई भी विनियम अगर बनाया जाता है तो अगर वो भी प्रस्ताव पेश किया जाता है तो उसको भी हम धन विधेयक कहते हैं। इसके बाद कि भारत की जो संचित निधि और आकस्मिक निधि जो है आर्टिकल 267 के तहत मिलती है और संचित निधि 266 के तहत जो है प्रावधान है। और इन दोनों की जो अभिरक्षा संबंधी अगर मान लीजिए कोई भी प्रस्ताव लाया जाता है तो उसे भी हम धन विधेयक कहते हैं। और अगर ऐसी किसी भी निधि में धन डालना, यानी कि निधि दोनों संचित निधि आकस्मिक निधि में धन डालना या निकालना है तो वो भी विधेयक जो क्या होता है धन विधेयक होता है। अब अगर मान लीजिए कोई विधेयक जो है धन विधेयक है या नहीं, इसका जो है निर्णय कौन करता है तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने जितनी भी शब्दावलियाँ देखी दोस्तों, ऑलरेडी हमने जो मैंने बताया कि आपको बजट का सेशन हुआ था उसमें मैंने अच्छे से आपको डिस्क्राइब किया था, तो आप वहाँ पर जाके इसको एक बार फिर से देख लीजिएगा अगर आपको समझ में नहीं आया है। अब आता है दोस्तों कि महत्वपूर्ण प्रोसेस गिलोटिन, ये नाम आपने सुना होगा, अगर नहीं तो कोई बात नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्या होता है कि किसी विधेयक पर विचार विनिमय को शीघ्र समाप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, गिलोटिन कहलाती है। अब यहाँ पर समझिए कि दोस्तों कोई विधेयक लाया जाता है, उस पर जो डिस्कस होता है, जैसा कि मैंने बताया कि उस पर काफ़ी लंबी प्रोसेस चलती है संसद में, फिर उसको पारित कराने से संबंधित उस पर चर्चा होती है, डिबेट होती है, फिर वोट मतदान होते हैं। तो ये जो पूरी प्रोसेस होती है इसमें काफ़ी लंबा पीरियड होता है। तो अगर मान लीजिए किसी विधेयक को जल्दी से जो है पार्लियामेंट से पास कराना होता है तो ये गिलोटिन की प्रोसेस अपनाई जाती है। अब इस पर तभी कार्यवाही की जा सकती है जब सदन जो है इसके लिए पहले से ही सहमत हो गया हो,
यानी कि अगर मान लीजिए कि दोस्तों कोई बहुत महत्वपूर्ण विषय का मुद्दा है और उसको जल्दी से जो है कानून का रूप देना है, या फिर विधेयक जो है कोई महत्वपूर्ण है जिसे जल्दी से पारित करना होता है, तो वहाँ पर क्या होता है कि सदन पहले से इस पर सहमत हो जाता है, तभी जो उस पर कार्यवाही की जा सकती है। इसका उद्देश्य जो होता है किसी विधेयक को जल्द से जल्द पारित कराना होता है, और इसके लिए पहले से ही यह तय कर दिया जाता है कि विधेयक की जो विभिन्न अवस्थाओं के लिए कितना समय दिया जाएगा। तो नॉर्मली आपको ये पता होना चाहिए कि जो गिलोटिन प्रोसेस होती है, गिलोटिन, इसमें सिर्फ इतना सा किया जाता है कि दोस्तों मान लीजिए कि कोई भी सदन में एक विधेयक लाया गया और वो बहुत महत्वपूर्ण विषय पे है, तो उसे अगर जल्दी से पारित कराना हो तो क्या होता है कि संसद में जो सांसद होते हैं वो क्या करते हैं कि मौखिक रूप में, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो वहाँ पर कार्यवाही चलती रहती है, बैठक, उस दौरान जो है बेंचेस बजाकर जो है अपनी जो है मौखिक रूप से जो है अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करते हैं। तो वहाँ पर आप देखेंगे कि इसी प्रकार से वो मौखिक रूप में जो है किसी विधेयक को जल्दी से पारित करा दिया जाता है, और उसको जो मौखिक रूप से यानी कि जो बेंचेस बजाकर जो है पारित किया जाता है, इसी को हम गिलोटिन कहते हैं, ताकि इससे क्या होता है कि जो विधेयक होता है वो जल्दी से पारित हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम देखें दोस्तों कि छद्म विधान ये क्या होता है। यहाँ पर थोड़ा समझना होगा आपको कि एक ऐसा कानून जो यद्यपि सार्वजनिक मर्यादाओं के अनुरूप ही दिखता है, किंतु उसके पीछे कोई पूर्वाग्रह छिपा होता है, उसे हम छद्म विधान कहते हैं। अब अच्छा दोस्तों यहाँ पर समझिएगा कि सबसे पहले तो पूर्वाग्रह ये हमारे एथिक्स के अंतर्गत आता है कि पूर्वाग्रह क्या होता है। तो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट रूप में बता दूं कि हम जब कभी भी किसी विषय या वस्तु संबंधित अगर मान लीजिए कोई अवधारणा या फिर विचार हम कहें, तो यहाँ पर अगर मान लीजिए अपन किसी भी वस्तु या व्यक्ति के प्रति किसी भी प्रकार का जो है कोई धारणा पहले से ही निर्मित कर लेते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, पूर्वाग्रह कहते हैं। यानी कि पूर्व से लगाया गया अनुमान ही हमारा क्या कहलाता है, पूर्वाग्रह कहलाता है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा आपको ये समझा दिया। अब यहाँ पर समझना होगा कि इसकी यहाँ पर उल्लेख क्यों किया गया। ठीक है, तो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ दोस्तों कि मान लीजिए आपको किसी व्यक्ति ने आपके दिमाग में ये डाल रखा है कि हिंदुइज्म खराब है या फिर मुस्लिम खराब है, तो आपकी धारणा किस प्रकार से हो जाती है, उन दोनों के खिलाफ हो जाती है। यानी कि किसी कम्युनिटीज़ के खिलाफ हो सकती है या किसी व्यक्ति के खिलाफ आपकी जो है धारणा इस प्रकार से हो सकती है। या फिर मान लीजिए कि मैंने आपको बोल दिया कि आदिवासी इलाके जो है उसमें उनका रहन सहन जो है घटिया होता है किसी प्रकार का, तो आपकी फिर धारणा किस प्रकार से हो जाती है कि जो सोचने की क्षमता होती है वो उनके प्रति वैसी ही हो जाती है। ठीक है, तो मैं जैसे ही आपको आदिवासी के बारे में बोलूँगा तो आपकी धारणा किस प्रकार चली जाएगी कि आदिवासियों का रहने का तरीका ऐसा होता है, या फिर जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि हिंदुइज्म खराब है या फिर मुस्लिम, तो आप फिर धारणा भी कैसी बनाएंगे, उनके प्रति ही नकारात्मक ही बनाएंगे। तो ये क्या होता है कि आप फिर पूर्वाग्रह से ग्रस्त हो जाते हैं। अब यहाँ पर हमको समझना होगा कि ये छद्म विधान क्या है। तो मैं आपको जैसे कि मैंने आपको बता दिया है, तो अगर आप जो है पूर्वाग्रह से ग्रस्त हैं और वहीं आप जो है सांसद हैं पार्लियामेंट में, तो आप क्या करेंगे कि मान लीजिए आप कोई विधेयक प्रस्तुत करते हैं, वो विषय भी इन्हीं पूर्वाग्रह से ग्रस्त जो है उनसे संबंधित जो है टॉपिक हैं, और वो विधेयक आप जो है पार्लियामेंट से पास करवा देते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों कि जो वो विधेयक होता है, जो कानून बन जाता है, वो लगता तो क्या है, मर्यादाओं के अनुरूप लगता है। यानी कि कुछ इस प्रकार से उसको बनाया जाता है कि वो दिखने में तो सरकारी रूप से सारी जो व्यवस्था होती है कानून के विधान के अनुरूप ही दिखता है, परंतु आपकी जो मंशा होती है पेश करने की, उसको विधेयक को पास कराने की, वो क्या होती है, एक पूर्वाग्रह से ग्रस्त होती हैं या उसमें पूर्वाग्रह छिपा होता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, छद्म विधान कहते हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट शब्दावली की, सहकारी संघवाद। ये क्या होता है। सबसे पहले संघवाद की बात करेंगे। अब यहाँ पर आप देख लीजिए कि इसमें यहाँ पर लिखा क्या है कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में संघवाद की जो अवधारणा है उसे हम सहकारी संघवाद के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर समझिए दोस्तों संघवाद, तो मैंने आपको बता रखा कि आर्टिकल 1 के तहत ये लिखा गया है अनुच्छेद 1 में कि भारत अर्थात इंडिया जो है राज्यों का संघ है, तो सभी राज्यों से मिलाकर ही एक संघ का निर्माण होता है। तो जो संघवाद की अवधारणा है, जो विचारधारा है, वो आपको मैंने बता रखी है। ठीक है, अब बात करते हैं हम सहकारी संघवाद की। तो हमने पढ़ा है दोस्तों केंद्र राज्य से संबंधित टॉपिक, तो उसमें मैंने आपको बता रखा है कि संघ को अपने विषय सौंपे गए हैं संविधान में और राज्यों को भी अपने विषय सौंपे गए हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, कुछ मामलों में तो केंद्र राज्य के अनुरूप चलता है और वहीं जो है राज्य केंद्र के अकॉर्डिंगली चलता है। तो आपको यहाँ पर समझना होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं अभी कोरोना के इफेक्ट पर। तो जैसे ही यहाँ पर व्यवस्था बिगड़ी, तो जब केंद्र जो है राज्यों के अकॉर्डिंग काम करना चाहते हैं और वहीं आप देखेंगे तो राज्य भी क्या कर रहे हैं, केंद्र का अनुसरण कर रहे हैं और उनके अकॉर्डिंगली जो अपने राज्य में व्यवस्था बनाए हुए हैं। तो यहाँ पर आप समझेंगे
कि दोनों ही व्यवस्था अपनी अपनी है, यानी कि केंद्र को अलग कार्य करने के लिए सौंपे गए हैं विषय, परंतु वहीं राज्य को भी अपने क्षेत्राधिकार दिए गए हैं। परंतु जब कभी भी बात आती है कि दोनों के तालमेल की यानी कि समन्वय की, तो वहां पर क्या करते हैं, दोनों ही आपसी सामंजस्य या समन्वय के आधार पर अपने जो है कार्यों को करते हैं। तो इसे ही जो है भारत के परिप्रेक्ष्य में क्या बोला जाता है, सहकारी संघवाद, यानी कि भारत का जो केंद्र और राज्य हैं दोनों ही क्या करते हैं, एक समन्वय की भांति जो है अपने अपने कार्यों को करते रहते हैं और दोनों ही तालमेल बैठाकर जो है चलते रहते हैं। ठीक है, तो इसे हम सहकारी संघवाद बोलते हैं। यहाँ पर आपको फिर से मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डीपली नहीं समझाया है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं कि काउंसिल, ये क्या होते हैं कि विदेशों में रह रहे किसी देश के वाणिज्यिक प्रतिनिधि को हम काउंसिल कहते हैं। अब दोस्तों क्या होता है कि जो वैश्वीकरण की जो हमारी अर्थव्यवस्था है, यानी कि हमारी जो है पूरी अर्थव्यवस्था वो खुली हुई है, ग्लोबलाइजेशन है, जिसमें क्या होता है कि एक देश के साथ जो है दूसरे देश का व्यापार होता है। तो भारत के परिप्रेक्ष्य में भी बात करें तो सभी देशों से जो है हमारे व्यापार के संबंध है। तो वहाँ पर क्या होता है कि व्यापार को एक व्यवस्थित रूप में क्रियान्वित करने के लिए उनसे संबंधित जो है व्यवस्थाओं को देखने के लिए क्या करते हैं कि जो भारत है, मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल अमेरिका से व्यापार करने का, तो वहाँ पर क्या होता है कि भारत अपना जो है एक प्रतिनिधि अमेरिका में व्यापार से संबंधित उसको जो है व्यवस्था के लिए नियुक्त कर देते हैं। तो उसे ही हम क्या कहते हैं, वाणिज्यिक प्रतिनिधि कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, उसे स्पेशली रूप से जब हम पॉलिटी के टर्म में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, काउंसिल कहते हैं। ठीक है, अब आगे आते हैं दोस्तों न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत। ये आपको मिलता है आर्टिकल 13 के अंतर्गत, और इसके अनुसार जो है न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया जाता है कि कोई विशेष नियम संपूर्ण अर्थ में अथवा इसका कोई एक भाग असंवैधानिक है या नहीं। इसके द्वारा किसी नियम विशेष के एक भाग को भी अनुपयुक्त घोषित किया जा सकता है, जबकि शेष भाग को उपयुक्त माना जा सकता है। मैंने आपको बता रखा है दोस्तों कि न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति जो है सुप्रीम कोर्ट को दी गई है, यानी कि जब कभी भी विधायिका मान लीजिए कि कोई कानून बना देती है और फिर वहां पर क्या करती है, इसी शक्ति के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट जो है कानून की जांच कर सकती है, चेक कर सकती है कि अगर मान लीजिए कोई भी कानून असंवैधानिक उनको लगता है तो वो उसे जो है शून्य घोषित कर सकती है। ये सुप्रीम कोर्ट की शक्ति है। और अगर मान लीजिए उसी कानून का कोई एक पार्ट भी है तो उसे भी वो उपयुक्त भी ठहरा सकती है और अनुपयुक्त भी उसे घोषित कर सकती हैं। तो इसे भी हमने अच्छे से डिस्कस कर रखा है। इसके बाद आते हैं दोस्तों नेक्स्ट की लोकपाल और लोकायुक्त। अब ये क्या है, तो सबसे पहले मैंने आपको एक अलग से वीडियो बना रखा है केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में, कब उसकी स्थापना हुई और वह कार्य क्या करता है। तो मैंने आपको जब बताया था केंद्रीय सतर्कता आयोग, तो उसकी थोड़ी सी लिमिटेशंस होती हैं दोस्तों कि वो एक जो बड़े अधिकारी होते हैं ए या बी ग्रेड के, तो उन्हीं तक जो है उनकी पहुंच होती है और उन पे ही वो भ्रष्टाचार की जांच कर सकते हैं। परंतु स्पेशली रूप से यहाँ पर बात आती है कि लोकपाल और लोकायुक्त क्यों इनकी बात आती है। तो आपने एक सुना होगा कि अन्ना आंदोलन जो है लगभग जो है 2011 में हुआ था। तो उस दौरान जो है क्या हुआ था कि जब लोकपाल की डिमांड उठी थी अन्ना आंदोलन से, तो क्या हुआ कि जब केंद्र में मोदी सरकार आई तो दोस्तों फिर यहाँ पर जो है एक लोकपाल की व्यवस्था कर दी गई थी। 2013 में जो है लोकपाल विधेयक पारित करा दिया गया है और अब जो है लोकपाल भी नियुक्त कर दिए गए हैं। तो भारत के जो है फर्स्ट लोकपाल कौन बने हैं, तो वो बने हैं पीसी घोष, यानी कि पिनाकी चंद्र घोष। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर मैं बताता हूँ कि लोकपाल की आखिर क्षमता क्या है। जैसे कि यहाँ पर हमने बताया कि जो केंद्रीय सतर्कता आयोग होता है उसकी सिर्फ अधिकारियों तक ही सीमित है उसकी पावर, परंतु जो लोकपाल होता है वो पीएम या फिर जो मंत्री होते हैं केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, उन तक जो है वो भ्रष्टाचार की जांच की उन पर जो है जांच करने की उनको पावर दी गई है। और उसी प्रकार से राज्यों में भी अगर बात करें तो वहाँ पर सीएम या फिर जो कैबिनेट मंत्री या जितने भी मंत्री होते हैं, सांसद होते हैं, विधायक होते हैं, सभी पर जो है ये लोकायुक्त जो है वो जांच कर सकता है। इनको इतनी पावर होती है भ्रष्टाचार से संबंधित जांच करने की। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पर कि आधुनिक शासन की जो बढ़ती हुई शक्तियों से नागरिकों के हितों तथा अधिकारों की रक्षा के लिए अनेक युक्तियों का सहारा लिया गया है। उनमें लोकपाल और लोकायुक्त की संकल्पना प्रमुख है। और लोकपाल एवं लोकायुक्त का कार्य क्या है, सरकारी विभागों के विरुद्ध नागरिकों की शिकायतों की छानबीन करना। ठीक है, और भारत के विभिन्न राज्यों में लोकायुक्त की व्यवस्था की गई है और केंद्र में लोकपाल विधेयक जो है पारित हो चुका है 2013 में, मैंने आपको बता दिया। तो इस प्रकार से आप देखेंगे दोस्तों कि लोकपाल जो है क्या है, एक भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसी के रूप में कार्य करता है और उसका जो है गठन भी हो चुका है अभी। अब दोस्तों हम आते हैं कि अध्यादेश। तो आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश की शक्ति है और राज्यपाल को 213 आर्टिकल के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। इसके द्वारा क्या होता है कि विधि निर्माण की यह वह प्रक्रिया है जो
तब अस्तित्व में आती हैं जब संसद अथवा विधानमंडल जो है सत्रावसान होने की अवधि में, यानी कि जब कभी भी संसद या विधानमंडल, जो राज्य विधानमंडल होते हैं, वो अगर सत्र में नहीं होते हैं तो उसके दौरान जो है, अथवा निम्न सदन विघटन के कारण, यानी कि जो लोअर हाउस होता है अगर वो विघटित है, यानी कि वो कार्य में नहीं है और वो पूर्ण रूप से विघटित हो चुका है, तो उस दौरान जो है विधि निर्माण करने की स्थिति में नहीं होता है जो लोअर हाउस। तो क्या होता है कि फिर वहाँ पर अगर मान लीजिए कोई स्पेशल विषय है जिस पर जो है कानून बनाना अनिवार्य होता है, तो राष्ट्रपति और राज्यपाल जो है अपनी जो है शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं अध्यादेश जारी करने की। तो इस अध्यादेश को तभी लाया जा सकता है जब संसद विधानमंडल जो है सत्र में नहीं होते हैं, या फिर जो है जो निम्न सदन होता है वो विघटन के कारण जो है किसी कानून को पास नहीं करा सकते हैं। तो उस दौरान जो है अगर मान लो जरूरत होती है कानून बनाने की किसी विषय पर, तो वहाँ पर यह अध्यादेश की पावर लागू होती है। और यदि जो है यह अध्यादेश सदन अथवा विधानमंडल की बैठक के 6 सप्ताह के भीतर अनुमोदित नहीं कर दिया जाता है तो यह स्वतः ही समाप्त हो जाता है। यानी कि दोस्तों क्या होगा कि अगर मान लीजिए कि अध्यादेश तो जारी कर दिया है राष्ट्रपति या राज्यपाल ने, तो फिर क्या होता है कि जैसे ही नया जो या तो लोकसभा जो है गठित होती है, सत्र में आती है, या फिर जो सदन चल रहे होते हैं, तो जैसे ही फर्स्ट बार उस अध्यादेश के तुरंत बाद जो फर्स्ट सत्र होगा संसद या विधानमंडल का, तो उस जो से ही वो बैठक लगेगी, तो उसके बैठक के 6 सप्ताह के भीतर जो है इस अध्यादेश को पारित कराना होता है। परंतु अगर नहीं पारित हो सके तो फिर यह क्या हो जाता है, अपने आप ही समाप्त हो जाता है। इसलिए इसकी जो प्रकृति होती है वो क्या होती है, अस्थायी होती है, परंतु जो प्रकृति होती है वो पूर्ण विधान के समान ही होती है। यानी कि जो एक संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा जो कानून बनाने के समान ही इसकी जो है पावर होती है। अध्यादेश को एज ए कानून के रूप में ही लिया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों कि परिप्रेक्षा क्या है। यहाँ पर एक नई टर्म है कि परिप्रेक्षा क्या होता है। तो विधायी प्रस्तावों पर जनता का मत लिए जाने की पद्धति ये होती है, और यानी कि कानून संबंधित प्रस्ताव आते हैं उस पर जनता का वोट लेने के लिए पद्धति को यूज़ किया जाता है, परिप्रेक्षा को। और इसके अनुसार जो है यह आवश्यक होता है कि विधानमंडलों द्वारा जो है पारित विधेयकों को अंतिम रूप से तभी स्वीकारा जाए जब राज्य के निर्वाचकों द्वारा उनके पक्ष में मत जो है प्राप्त हो जाए। अभी क्या होगा दोस्तों कि मान लीजिए राज्य विधानमंडल द्वारा कोई विधेयक लाया गया है, तो उस पर जो है वो राज्य की जो जनता है उनका मत चाहते हैं, यानी कि इस विधेयक को पास किया जाए या नहीं किया जाए। तो वहां पर इस परिप्रेक्षा के तहत ही जो है वोटिंग कराई जाती है, और फिर राज्य की जनता अगर चाहती है कि विधेयक को पास कर दिया जाए तो पास कराया जाएगा राज्य विधानमंडल के द्वारा, और अगर नहीं तो फिर वहां पर वो विधेयक कैंसिल हो जाता है। तो इसी प्रकार से ये जो परिप्रेक्षा होती है वो क्या होती है, जनता का मत लेने की एक पद्धति होती है। इसके बाद बात करें शक्तियों का पृथक्करण। ये मैंने आपको बता रखा है कि राज्य के तीनों अंगों यानी कि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका को प्रदत्त जो स्वतंत्रता का सिद्धांत है वो शक्तियों का पृथक्करण कहलाता है। अब तीनों के दोस्तों अलग अलग कार्य होते हैं। कार्यपालिका अलग कार्य करती है, व्यवस्थापिका अलग और न्यायपालिका स्वतंत्र है। तो ये तीनों जो है अपने अपने कार्यों करती हैं। इसी को क्या कहते हैं, हम शक्तियों का पृथक्करण कहते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट है कि एकात्मक राज्य व्यवस्था। अब यहाँ पर थोड़ी सी आपको गौर फरमाना होगा कि ये क्या होता है। एकात्मक राज्य व्यवस्था की ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें सत्ता का केंद्रीकरण मात्र संघ में होता है और राज्यों द्वारा किसी अधिकार का प्रयोग तभी किया जाता है जबकि उसे संघ की ओर से ऐसा करने की छूट मिलती है। कि फॉर एग्जांपल जैसे कि जो फ्रांस और जापान है वहाँ पर क्या है, जो राजनीतिक सत्ता है उसका केंद्रीकरण है, यानी कि ज़्यादा पावर संघ में हो और राज्यों को काफ़ी कम ही छूट मिलती है। तो जब कभी भी अगर मान लीजिए राज्यों को पावर दी जाती है तभी जो है संघ क्या कर सकते, संघ के द्वारा जो है अगर राज्यों को पावर की जाती है तभी जो है राज्य कुछ एक्शंस ले सकती हैं, कार्य कर सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल आपको मिलेंगे कि फ्रांस और जापान में एकात्मक राज्य व्यवस्था है और उनको पूर्ण छूट नहीं होती है, वहाँ पर जो सत्ता होती है वो केंद्रीकरण में होती है। इसके बाद देखें दोस्तों कि संघात्मक राज्य व्यवस्था, ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है और दूसरे शब्दों में ऐसी व्यवस्था में काफ़ी हद तक केंद्र और राज्यों के मध्य कार्यों का बंटवारा स्पष्ट होता है। तो फॉर एग्जांपल आप ले सकते हैं कि जैसे कि अमेरिका और इंडिया, ठीक है। तो जैसे कि आप इंडिया में एग्जांपल देखेंगे तो हमारे भारतीय संविधान में मैंने आपको बता रखा कि संघ सूची राज्य सूची के प्रावधान हैं। तो वहाँ पर दोनों को अपने अपने जो है कार्य सौंपे गए हैं और केंद्र सरकार अलग होती है, राज्य सरकार अलग होती है। वहीं जो है आप देखेंगे केंद्र से राज्यों को शक्ति वितरित की गई है और राज्य अपने कार्य करते हैं, केंद्र अपने कार्य करते हैं। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, आपको सत्ता का विकेंद्रीकरण देखने को मिलता है। उसी के बाद जो है राज्य के नीचे जो है स्थानीय सरकार होती है, तो वहाँ पर भी जो है शक्तियाँ वितरित की गई है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि भारत में एक संघात्मक राज्य व्यवस्था अपनाई गई है और यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। और राज्यों में इसके दौरान जो है काफ़ी उनको स्वतंत्रता मिली होती है।
अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट कि संसद द्वारा अगर कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है तो वो किस प्रकार से नियंत्रण रखा जाता है। अगर इस पर क्वेश्चन भी आ सकता है तो दोस्तों आपको इन्हीं टर्म्स को इसमें लिखना होगा आंसर में। और अगर संसद द्वारा कार्यपालिका पर नियंत्रण जो है, मैंने इसको अलग से कवर नहीं किया है, तो मैं यहाँ पर इनको शब्दावलियों के दौरान ही कवर कर रहा हूँ, ठीक है। यानी कि विधायी नियंत्रण, कानूनी नियंत्रण किस प्रकार से रखा जाता है कार्यपालिका पर। फर्स्ट है कि प्रश्नकाल। प्रश्नकाल क्या होता है कि जब कभी भी सदन की बैठक लगती है तो उस दौरान जो 11 से 12 के बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसको हम प्रश्नकाल कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो सांसद होते हैं वो मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं। अब क्या होता है कि सांसद द्वारा जो है अपनी सारी पावर क्या कर दी जाती है, मंत्रिपरिषद से केंद्रीय कैबिनेट मंत्री में चली जाती हैं। तो इसलिए उनको हक होता है दोस्तों सांसदों को कि हमने जो है एज ए प्रतिनिधि के रूप में आपको कार्यपालिका में बिठाया है, तो मंत्रियों से वो प्रश्न पूछने के हकदार होते हैं। तो इसी प्रश्नकाल के दौरान क्या कर सकते हैं, सांसद मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं। और इसका टाइम पीरियड आपको पता होना चाहिए, 11 से 12 तक चलता है। अब होता है दोस्तों एक तारांकित प्रश्न। ये क्या होते हैं कि इस तारांकित प्रश्न के लिए 10 दिन पूर्व आवेदन आपको देना होता है और इसका मौखिक जवाब मंत्री देते हैं, ठीक है। तो मंत्रियों से प्रश्न किए जाते हैं और उसके लिए 10 दिन पूर्व आपको आवेदन करना पड़ता है। अपने आवेदन में प्रश्न लिखने होते हैं और प्रश्न जो है हिंदी अंग्रेजी में पूछे जा सकते हैं। और प्रश्नों की संख्या लिमिट होती है, यानी कि लगभग जो है एक दिन में 20 प्रश्न आप पूछे सकते हैं एक मंत्री से, ठीक है। और पूरक प्रश्न भी जो है उनसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि क्या होगा कि जो तारांकित प्रश्न पूछे जाते हैं 10 दिन के अंतराल में आप जब देते हैं तो मंत्री क्या करते हैं, उसको सदन के दौरान जो बैठक चलती है उसी में वो मौखिक रूप में उन प्रश्नों का जवाब देते हैं। उसी के दौरान क्या कर सकते हैं, जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनके प्रत्युत्तर में आप वापस से एक को प्रश्न कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं तारांकित प्रश्न। इसके बाद आता है कि अतारांकित प्रश्न क्या होते हैं। तो इसको भी 10 दिन आपको पूर्व आवेदन करना पड़ता है, परंतु इसका जो जवाब होता है वो लिखित जवाब में दिया जाता है। यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे तारांकित में मौखिक दिया जाता है और यहाँ पर लिखित रूप में दिया जाता है। और प्रश्नों की जो संख्या होती है वो भी क्या होती है, असीमित होती है, नो लिमिटेशंस। परंतु एक दिन में जो प्रश्न पूछने की लिमिटेशंस होती हैं वो 230, लगभग 230 प्रश्न आप एक दिन में पूछे जा सकते हैं किसी भी सांसद से। पूरक प्रश्न इन पर नहीं पूछा सकता क्योंकि जो जवाब होते हैं दोस्तों मंत्रियों द्वारा वो लिखित रूप में दिए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझना होगा, क्योंकि ये जो है क्वेश्चंस आपको एमपीपीएससी मेंस पेपर में भी दिख जाएगा कि तारांकित प्रश्न और अतारांकित प्रश्न में डिफरेंस क्या है, ये ठीक है। अब आते हैं दोस्तों हम कि नेक्स्ट की अल्पकालिक प्रश्न। ये क्या होता है कि इसका जवाब जो है निर्धारित तिथि से पहले दे दिया जाता है। तब क्या होता है कि 10 दिन की जो निर्धारित अवधि से कम अवधि में ही मंत्री जो है प्रश्न का जवाब दे दे। अब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आपने एक अपना आवेदन में, यानी कि जो भी अपने प्रश्न मंत्रियों से किए हैं, जो सांसद होते हैं वो मंत्री से प्रश्न करते हैं, तो उस दौरान क्या होती है, जो निर्धारित तिथि होती है यानी कि 10 दिन का जो टाइम पीरियड होता है उससे पहले ही क्या करते हैं वो मंत्री प्रश्न का जवाब दे देते। तो अल्पकालिक प्रश्न के दौरान क्या होते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट विषय होते हैं तो उनको इसके अंतर्गत लिया जाता है ताकि उनका जो जवाब है वो जल्दी से जल्दी दिया जा सके। तो इन प्रश्नों का जवाब जो है केवल मौखिक रूप में ही दिया जाता है। किसी भी मंत्री से अगर मान लीजिए कोई सांसद ने प्रश्न पूछा है तो उसका जवाब है तो 10 दिन से पूर्व देना होता है, क्योंकि अगर इंपॉर्टेंट मुद्दा है तो, और उसे जो है मौखिक रूप में ही दिया जाता है सदन में, ठीक है। तो ये अल्पकालिक प्रश्न होते हैं। इसके बाद बात करें कि शून्यकाल। शून्यकाल क्या होता है कि जब सदन की बैठक चल रही होती है तो उससे के दौरान 12 बजे से लेकर 1 बजे तक का जो टाइम पीरियड होता है उसको हम शून्यकाल कहते हैं। और शून्यकाल का जो प्रचलन है वो क्या है, एक भारतीय संसद की जो परंपरा है उसकी देन है, ठीक है। तो ये भारतीय जो संसदीय परंपरा है उसके दौरान ही जो है शून्यकाल की व्यवस्था अपनाई गई है, ठीक है। ये किसी भी दूसरे देश के संविधान से नहीं लिया गया है। इसके बाद है कि शून्यकाल जो है प्रश्नकाल के बाद आरंभ होता है, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे प्रश्नकाल 11 से 12 और 12 से 1 में शून्यकाल चलता है। इसके अंतर्गत जो है कोई भी सदस्य जो पार्लियामेंट का सदस्य होता है सरकार की पूर्व अनुमति या उसके बिना भी जो है प्रश्न पूछ सकता है। अत्यधिक जो है महत्वपूर्ण विषयों पर सदन का जो है वो ध्यान आकर्षित किया जाता है। और ये जो है परंपरा चली आ रही है शून्यकाल की 1960 के दशक से। और ऐसे विषयों जिन पर प्रश्न न पूछा जा सके प्रश्नकाल में, उन पर ऐसे मुद्दों को लोकसभा के नियम 377
के अंतर्गत उठाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये लोकसभा के नियम अपने अलग होते हैं दोस्तों, राज्यसभा के अलग होते हैं। तो लोकसभा के नियम जो है 377 के तहत शून्यकाल में इन प्रश्नों को उठाया जाता है जो इंपॉर्टेंट होते हैं, और प्रश्नकाल में जो प्रश्न नहीं पूछे जा सकते वो शून्यकाल में पूछे लिए जाते हैं। और इन्हीं प्रश्नों को यानी कि शून्यकाल के दौरान जो है जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो राज्यसभा में विशेष उल्लेख के जरिए, स्पेशल मेंशन के जरिए उठाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गई शून्यकाल की बात। अब आते हैं हम दोस्तों धन्यवाद प्रस्ताव पर कि धन्यवाद प्रस्ताव क्या होते हैं। जब हम बात करें कि आर्टिकल 87, तो इसके अंतर्गत यह प्रावधान है कि जो राष्ट्रपति हैं वो लोकसभा के चुनाव के पहले सत्र और वर्ष के जो पहले फर्स्ट सत्र में संसद को संयुक्त रूप में संबोधित करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही जब कभी भी नई लोकसभा बनती तो उसका जो फर्स्ट सत्र लगता है संसद का, उसके बाद या फिर वर्ष में जो प्रत्येक वर्ष में पहला जो सत्र होता है, उस दोनों टाइम पे क्या होते हैं कि जो संसद को संयुक्त रूप से राष्ट्रपति को संबोधित यानी कि अभिभाषण करने की शक्ति होती है आर्टिकल 87 के तहत। तो राष्ट्रपति क्या करते हैं, अपने पिछली सरकार के द्वारा जो किए गए कार्यों का बखान करते हैं इस दौरान, और जो कोई भी ये बखान करते हैं अभिभाषण में वो एक प्रस्ताव के रूप में संसद में पेश किया जाता है। और इस प्रस्ताव पर क्या किया जाता है, सामान्यतः 3 से 4 दिन तक की जो है संसद में चर्चा होती है, और प्रस्ताव पर जो है चर्चा करने के बाद, डिबेट करने के बाद जो है मतदान भी किया जाता है। और फिर इसके बाद है कि विपक्ष द्वारा जो सरकार की नीतियां और प्रशासनिक विफलता की भी आलोचना की जाती है। तो यहाँ पर जो बखान होता है सरकार की नीतियों का, उन पर क्या करते हैं विपक्ष जो है आलोचना भी कर सकते हैं इस प्रस्ताव पर। और फिर क्या करते हैं कि यदि मतदान में सरकार पराजित हो जाती है तो यहाँ पर सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि ये धन्यवाद प्रस्ताव के अंतर्गत क्या है ये समझना होगा कि पहले तो राष्ट्रपति ने अभिभाषण दिया, फिर उस प्रस्ताव पर चर्चा हुई, डिबेट हुई संसद में 3-4 दिन तक, फिर वहां पर अगर मान लीजिए विपक्ष आलोचना करना चाहता है तो वो भी कर सकता है। परंतु इसी के विपरीत यानी कि जो प्रस्ताव लाया जाता है उसी के दौरान क्या होता है कि इस प्रस्ताव को धन्यवाद के रूप में वापस से राष्ट्रपति के नाम से धन्यवाद प्रस्ताव को पेश यानी कि पारित कराया जाता है। तो इसे ही हम धन्यवाद प्रस्ताव कहते हैं, यानी कि राष्ट्रपति को धन्यवाद दिया जाता है संसद के द्वारा। ठीक है, तो अब क्या होता है यहाँ पर कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर वोटिंग होती है इसी धन्यवाद प्रस्ताव पर, तो इस पर अगर मान लीजिए कि सरकार पराजित हो जाती तो फिर यहाँ पर क्या एक देखने को मिलता है कि जो सरकार होती है उनकी जो है नीतियाँ हैं वो खराब थी और कहीं ना कहीं सरकार की आलोचना होती है, निंदा होती है। तो इसलिए यहाँ पर एक ये पॉइंट उठता है कि यहाँ पर फिर अगर मान लीजिए पराजित हो जाती है सरकार धन्यवाद प्रस्ताव पर, तो एक अविश्वास प्रस्ताव फिर लाया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव क्या है वो भी हम देखेंगे। पहले यहाँ बात करते हैं हम कि स्थगन प्रस्ताव, एडजर्नमेंट मोशन, ये क्या होता है। स्थगन प्रस्ताव पर भी आपको क्वेश्चन मिल जाएगा एमपीपीएससी में, और 15वीं लोकसभा में पहली बार ऐसा हुआ है जबकि धन्यवाद प्रस्ताव लाया गया था, उस पर चर्चा के बाद विपक्ष जो है स्थगन प्रस्ताव लाने की मांग करने लगा। तो यहाँ पर स्थगन प्रस्ताव की बात करें तो वह विशेष प्रक्रिया है, क्योंकि जब स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है तो संसद की जो सामान्य कार्यवाही होती है उसको स्थगित कर दिया जाता है। अब दोस्तों क्या होता है कि नॉर्मली जो बैठक चलती रहती है संसद में, दोनों सदनों में, तो वहाँ पर जो विषय होते रहते हैं जिन पर कार्यवाही होती है, तो वो जो सामान्य कार्यवाही चल रही होती है, अगर मान लीजिए कोई स्पेशल मुद्दा उठा लिया जाता है विपक्ष के द्वारा कि हमें जो है इस स्पेशल मुद्दे पर डिबेट करनी चाहिए, इसको पास करवाना चाहिए, तो फिर यहाँ पर क्या करते हैं विपक्ष द्वारा स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है, और जो नॉर्मल बैठक चल रही थी संसद की उसको जो है स्थगित कर दिया जाता है, और उसके बाद उस स्पेशल मुद्दे को जो स्थगन प्रस्ताव में उल्लेखित किया गया है उस पर जो है चर्चा होती है, डिबेट होती है और उसको पारित कराया जा सकता है। तो स्थगन प्रस्ताव के लाने के आधार क्या होते हैं, ठीक है। तो अगर कोई जो है सार्वजनिक महत्व का या अति आवश्यक या फिर इस विषय से पूरा देश प्रभावित हो, ऐसा विषय इस स्थगन प्रस्ताव में उल्लेखित होना चाहिए, यानी कि अखिल भारतीय महत्व का। स्थगन प्रस्ताव में लाया जाना वाला जो विषय होना चाहिए वो सुनिश्चित होना चाहिए, यानी कि कोई अच्छा विषय होना चाहिए, महत्वपूर्ण होना चाहिए, अखिल भारतीय लेवल का होना चाहिए, तभी जो है उस पर स्थगन प्रस्ताव पर जो है आगे बात बनती है। तो इसमें जो है किसी सांसद के निजी मुद्दे या निजी शिकायत को नहीं उठाया जा सकता है, ठीक है। और स्थगन प्रस्ताव अगर लाया जाता है तो उसके प्रभाव को देखें हम, तो स्थगन प्रस्ताव लाने हेतु यानी कि जब कभी भी स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है तो लोकसभा में कम से कम जो 50 सदस्य उस पर सहमत होने चाहिए, तभी उस पर जो है आगे कार्यवाही होती है। तो लोकसभा के 50 सदस्य जब उस पर सहमत होते हैं तभी उस पर आगे एक्शन लिया जाता है। इसके बाद में स्थगन प्रस्ताव पर मतदान होता है, वोटिंग होती है फिर उसके बाद, और यदि सरकार के विरुद्ध यह प्रस्ताव पारित हो जाता है, ठीक है, यानी कि स्थगन प्रस्ताव पर पहले लाने के लिए 50 सदस्यों की आवश्यकता होती है, फिर अगर वो आ जाता है तो फिर आगे एक्शन के दौरान उस पर वोटिंग होती है। फिर अगर मान लीजिए कि यह प्रस्ताव जो स्थगन प्रस्ताव लाया गया था वो पारित हो जाता है, तो यहाँ पर गौर कीजिएगा कि तब इसे सरकार की निंदा माना जाता है।
और इसके पारित होने के बाद सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। अब फिर यहाँ पर एक और बार फिर से अविश्वास प्रस्ताव लाने की घटना की बात है ये दोस्तों, तो यहाँ पर आपको फिर से समझना होगा कि ऐसा क्यों। तो दोस्तों यहाँ पर आपको समझिए कि मान लीजिए जो स्थगन प्रस्ताव में लाना वाला जो मुद्दा है विपक्ष द्वारा वो कोई इंपॉर्टेंट विषय है, तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा कि अगर मान लीजिए उस पर कोई आगे कार्यवाही होती है, एक्शन होती है और पारित हो जाता है स्थगन प्रस्ताव, तो यहाँ पर एक इशारा ये दिखाता है कि जो सरकार द्वारा किए गए कार्य हैं तो उनमें इस स्पेशल मुद्दे को उठाया नहीं गया है, ना ही उस पर कोई एक्शन लिया गया है, और जो इतना इंपॉर्टेंट मुद्दा था उस पर सरकार द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया। इसलिए अब क्या किया जाना चाहिए, सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जाना चाहिए। ठीक है, तो इसको भी हम देखेंगे कि अविश्वास प्रस्ताव क्या है। पहले हम देखते हैं कि नियम 193 के अंतर्गत अल्पकालिक चर्चा ये क्या है। तो विपक्ष जब स्थगन प्रस्ताव की मांग को अस्वीकार करने के लिए सरकार यह तर्क देती है, ठीक है, क्या करती हैं कि जब विपक्ष स्थगन प्रस्ताव लाता है तो उसके अस्वीकार करते हुए जो सरकार होती है वो क्या तर्क देती है कि मामले पर जो स्थगन प्रस्ताव हुआ इस मामले पर क्या करना चाहिए कि 193 जो नियम है उसके तहत चर्चा होनी चाहिए, जिसे हम क्या कहते हैं अल्पकालिक चर्चा के नाम से जानते हैं, और इसे लोकसभा के नियम के 193 के तहत जो है बोला जाता है। तो इसे जो है लोकसभा में 1953 में स्थापित किया गया था, इसीलिए इसे 193 एक नियम बोलते हैं। ठीक है, तो अब दोस्तों यहाँ पर आप समझिए कि ये अल्पकालिक चर्चा क्या है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जैसे स्थगन प्रस्ताव मान लीजिए कि लाया जाता है और उस पर अविश्वास प्रस्ताव की बात आ जाती है तो फिर सरकार कहीं ना कहीं खतरे में दिखती है। इसलिए सरकार क्या करती है, अपना बचाव करने के लिए तर्क प्रस्तुत करती है कि जो लोकसभा का नियम है 193 इसके अंतर्गत जो विषय उठाया गया है स्थगन प्रस्ताव का मुद्दा उस पर चर्चा होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा करते हैं 193 के अंतर्गत नियम करते हैं और उसके तहत जो है स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा होती है तो वहां पर क्या होता है कि इस पर सिर्फ मौखिक रूप में ही जवाब दिया जाता है जो मंत्री होता है उसके द्वारा। तो नियम 193 के अंतर्गत किसी प्रकार के मतदान का प्रावधान नहीं है, यानी कि उस पर किसी प्रकार की कोई वोटिंग नहीं होगी, जबकि स्थगन प्रस्ताव पर वोटिंग होती है। ठीक है, परंतु अगर इसके तहत अल्पकालिक चर्चा में अगर वो विषय उठाया जाएगा तो फिर उस पर वोटिंग नहीं हो सकती, और चर्चा के अंतर्गत संबंधित मंत्री जो होंगे वो संक्षेप में इसका जवाब दे देते हैं। तो वो जो मुद्दा होता है जो विपक्ष द्वारा स्थगन प्रस्ताव में लाया जाता है वो वहीं जो है निपट जाता है और किसी प्रकार से सरकार जो है वो खतरे में नहीं आती है। इसलिए ये जो है ये भी प्रावधान आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं दोस्तों ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। अब ये क्या होता है, यह संसदीय प्रक्रियाओं को भारतीय संसद की देन है, यानी कि भारतीय संसद के द्वारा ही ये निर्मित किए गए प्रावधान है, और किसी भी सार्वजनिक महत्व का अगर मुद्दा है या फिर तात्कालिक अर्जेंट मुद्दा है उस पर किसी मंत्री का ध्यान आकर्षित करने के लिए ये ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको समझना होगा कि इस प्रस्ताव पर सामान्यतः मंत्री के बयान पर चर्चा नहीं होती, यानी कि कोई मंत्री बयान दे देता है तो उस पर चर्चा नहीं होती, परंतु अंत में जो संबंधित मंत्री है यानी जो विषय भी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में उल्लेखित होता है उस विषय से संबंधित जो कोई भी मंत्री जिम्मेदार होता है उसको यहाँ पर अपना संक्षिप्त बयान एंड में देना होता है। ठीक है, अब स्थगन प्रस्ताव और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में क्या डिफरेंस है। तो स्थगन प्रस्ताव पूरी सरकार के विरुद्ध लोकसभा में लाया जाता है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि जितनी भी जो स्थगन प्रस्ताव में उल्लेख होता है वो सरकार के खिलाफ लाया जाता है लोकसभा में, जबकि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव होता है वो किसी एक मंत्री के विरुद्ध लोकसभा में ही लाया जाता है। क्योंकि क्या होता है कि अगर मान लीजिए स्थगन प्रस्ताव में तो कोई अखिल भारतीय महत्व का मुद्दा हो गया, जबकि अगर मान लीजिए कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया था तो उसमें कोई सार्वजनिक महत्व का मुद्दा होता है या अर्जेंट मुद्दा होता है। तो यहाँ पर कोई स्पेशल रूप से जो विषय होता है या फिर जिस विषय से भी संबंधित ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है तो उससे संबंधित जो मंत्री होता है उसी के विरुद्ध यहाँ पर लोकसभा में डिबेट होती है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर, जबकि स्थगन प्रस्ताव में जो है थोड़ी सी प्रोसेस अलग होती है। तो दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। भारतीय संसदीय इतिहास में 1954 से ही यह प्रचलन में है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव वाली प्रोसेस। ठीक है, इसके बाद बात करें कि विश्वास और अविश्वास प्रस्ताव ये क्या है, ये भी आप समझ लेते हैं। तो तकनीकी रूप में विश्वास प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव सदन में कोई मुद्दा उठाने का संसदीय माध्यम नहीं है, पहली चीज तो ये। ठीक है, क्योंकि ये प्रस्ताव तब लाए जाते हैं जब सरकार बहुमत खो चुकी होती है। ठीक है, सरकार जो है अब अल्पमत में है और सरकार बहुमत खो चुकी है, तब जो है ये प्रस्ताव लाए जाते हैं और सरकार को सत्ता में रहने का अधिकार नहीं होता है। तो ये कंडीशन आपको पता होनी चाहिए कि कब लाए जाते हैं विश्वास अविश्वास प्रस्ताव। विश्वास प्रस्ताव जो है सामान्यतः सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। जो वर्तमान में जो सरकार होगी दोस्तों वही जो है विश्वास प्रस्ताव लाती है।
और विश्वनाथ प्रताप सिंह यानी कि वीपी सिंह की जो सरकार थी उनके द्वारा विश्वास प्रस्ताव परंपरा की जो है लाने की शुरुआत हुई है। तो जो विश्वास प्रस्ताव लाने की परंपरा है वो कब से शुरू हुई है? तो वीपी सिंह की जो सरकार थी 1989 के समय, उस समय से यहाँ पर ये शुरू कर दी गई है। जबकि जो परंपरागत रूप में विपक्ष के द्वारा सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, ठीक है, यानी कि काफ़ी टाइम से जो है पहले ही अविश्वास प्रस्ताव लाने की परंपरा है। और यह बिंदु ध्यान देने योग्य है कि एक सत्र में एक से अधिक जो है बार अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाता है विपक्ष के द्वारा, ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव जो है लाने के लिए किसी विशेष कारण बताने की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि अविश्वास प्रस्ताव क्यों ला रहे हैं तो विपक्ष को ये चर्चा करने की आवश्यकता नहीं होती कि आखिर क्या कारण है, जैसा कि स्थगन और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में आपको बताना पड़ता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि स्पेशली कि विश्वास प्रस्ताव संबंधित तथ्यों के बारे में, कि विश्वास प्रस्ताव जो है वो केवल सरकार लाती हैं, जो करंट में सरकार चलती हैं वही विश्वास प्रस्ताव ला सकती हैं। इसका संसदीय प्रावधानों में उल्लेख नहीं है, ठीक है, यानी कि जो संसदीय प्रावधान उसमें कोई भी वर्णन नहीं मिलेगा आपको इसमें। इसका जो गठबंधन सरकारों के युग में प्रयोग होने लगा है, यानी कि जब देखेंगे कि आपके बाद में जो वीपी सिंह की सरकार है या फिर जो गठबंधन सरकारें बनने लगी तो वहाँ पर इस विश्वास प्रस्ताव की मांग उठने लगी, क्योंकि जो सरकारें हैं वो गठबंधन से बनती है। तो वहाँ पर क्या ये बात आती है कि सरकार जो है विश्वास में है या नहीं, यानी कि बहुमत में है या नहीं, ठीक है। इसलिए फिर यहाँ पर ये विश्वास प्रस्ताव की बात होने लगी। यदि सरकार के जो है 50 सदस्य खड़े होकर मांग करें तो विश्वास प्रस्ताव को स्वीकार किया जा सकता है। तो जो सदन होते हैं उसमें क्या होता है कि लोकसभा या राज्यसभा, उसमें क्या करें कि 50 सदस्य खड़े होकर ये डिमांड करें कि जो सरकार के फेवर में विश्वास प्रस्ताव लाया जाना चाहिए, तो वहाँ पर ये फिर स्वीकार किया जा सकता है। इसके बाद है कि तथ्य इम्पोर्टेंट कि पहली बार 1971 में चौधरी चरण सिंह की जो सरकार थी, इनको राष्ट्रपति ने विश्वास मत प्राप्त करने का निर्देश दिया था। तो जब निर्देश दिया तो यहाँ पर क्या किया कि परंतु चौधरी चरण सिंह ने विश्वास मत जो है प्राप्त करने से पहले ही अपना जो है त्यागपत्र दे दिया, यानी कि उनको लग गया कि अब जो है हम अल्पमत में हैं और सरकार गिर जाएगी, इसलिए पहले से उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। परंतु इसके पश्चात जो है पीवी नरसिम्हा राव को राष्ट्रपति ने विश्वास मत प्राप्त करने का निर्देश दिया था और पीवी नरसिम्हा राव ने विश्वास मत प्राप्त कर लिया। और इस विश्वास मत से और वीपी सिंह और देवगढ़ा जो सरकार थी इन्होंने विश्वास मत पेश किया, परंतु ये जो है हार गए, तो इनकी सरकार जो है फिर गिर गई थी, ठीक है। तो जब कभी भी विश्वास मत का सिर्फ इतना सा ही है दोस्तों कि अगर मान लीजिए विश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, उस पर वोटिंग होती है और सरकार के फेवर में वोट पड़ते हैं तो वहाँ पर सरकार बची रहती है, बहुमत में मानी जाती है। और अगर खिलाफ में पड़ते हैं सरकार के विरुद्ध तो फिर वहाँ पर सरकार वो गिर जाती है, यानी कि अविश्वास में आ जाती है। अब यहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव की भी चर्चा करते हैं। अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है कि ये विपक्ष द्वारा लाया जाता है। इसका उल्लेख है आपको लोकसभा के नियम 198 में पाया जाता है और इसका कारण जो है आप विपक्ष को बताने की जरूरत नहीं होती है कि क्यों लाना है अविश्वास प्रस्ताव। और पहला अविश्वास प्रस्ताव जो है नेहरू सरकार यानी कि जवाहरलाल नेहरू थे उनके समय 1963 में लाया गया था। अब यहाँ पर नोट है कि दोस्तों विश्वास और अविश्वास प्रस्ताव को संसद द्वारा सरकार पर नियंत्रण स्थापित करने का साधन नहीं माना जाता है, ठीक है। जैसा कि स्टार्टिंग मैंने बताया कि उस पर जो संसद के द्वारा कार्यपालिका में नियंत्रण किया था तो उनमें ये जो है इन्वॉल्व नहीं होते विश्वास और अविश्वास प्रस्ताव। अब बात करते हैं दोस्तों आधे घंटे की चर्चा के बारे में। रूल 55 ये क्या है दोस्तों? तो इसका प्रावधान जो है लोकसभा के नियम 55 के अंतर्गत वर्णित है। तो लोकसभा के अपने नियम थे उसमें इसका प्रावधान है आधे घंटे की चर्चा में उन मुद्दों को उठाया जाता है जो सार्वजनिक महत्व के होते हैं और जिन पर सांसदों ने तारांकित अतारांकित प्रश्न के जरिए पूछा हो, परंतु उस विषय पर और अधिक स्पष्टीकरण की आवश्यकता होती है, तब जो है फिर आधे घंटे की चर्चा होती है। और आधे घंटे की चर्चा के लिए 3 दिन पूर्व नोटिस देना होता है। तो जब कभी भी क्या होता है कि तारांकित या अतारांकित के दौरान अगर मान लीजिए कि सांसद ने प्रश्न पूछा है मंत्रियों से, अगर उस पर ज़्यादा स्पष्टीकरण की आवश्यकता होती है, ज़्यादा डिबेट की आवश्यकता होती है, तो फिर आधे घंटे की चर्चा लोकसभा के नियम 55 के तहत जो है लाई जाती है। और इसके लिए क्या करना होता है कि सांसद को पहले 3 दिन पूर्व नोटिस देना होता है कि हमें आधे घंटे की चर्चा करनी है सदन में, ठीक है। तभी जो है आधे घंटे की चर्चा उस पर होती है जिस संबंधित जो है विषय होता है। इसके बाद आता है दोस्तों कि व्यवस्था का प्रश्न, पॉइंट ऑफ ऑर्डर। ये क्या है कि जब सदन की जो कार्यवाही सदन के सामान्य नियमों के अनुसार संचालित न हो तब व्यवस्था के
प्रश्न का मुद्दा उठाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं दोस्तों कि काफ़ी बार आपने देखा होगा कि जो विपक्ष होते हैं वो किन विषयों को लेकर जो है संसद में या फिर सदन में जो है मुद्दा उठाते हैं, और वहाँ पर क्या है कि सदन की जो कार्यवाही होती है वो अव्यवस्थित कर देते हैं, और मजबूरन जो होता है अध्यक्ष या सभापति उनके द्वारा जो सदन की बैठक है वो स्थगित करनी होती है। तो फिर यहाँ पर व्यवस्था का प्रश्न उठ जाता है। इसे हम क्या कहते हैं कि जो सदन के सामान्य नियम है उनके अनुसार जो कार्यवाही होनी चाहिए वो नहीं चल पा रही है, तब व्यवस्था के प्रश्न का उठता है मुद्दा, और सामान्यतः यह विपक्षी दल के द्वारा लाया जाता है तथा इस पर बहस या चर्चा की अनुमति नहीं होती है। ठीक है, जैसे कि उदाहरण के लिए कोरम का अभाव होना। तो दोस्तों यहाँ पर समझना होगा कि कोरम का अभाव यानी क्या होता है कि 1/10 की उपस्थिति। अब अगर मान लीजिए कि जितने भी अभी पार्लियामेंट के सदस्यों की है, जैसे कि 545 सदस्यता है, तो वहाँ पर अगर मान लीजिए कि 54 सदस्य भी अगर बैठक में भाग नहीं लेते तो फिर क्या होगी कि जो सामान्य कार्यवाही है सदन की वह नहीं चल पाएगी, और फिर कोरम के अभाव के कारण क्या होती है कि सदन की कार्यवाही हमें स्थगित करनी होती है। तो इसलिए क्या होता है कि यहाँ पर फिर विपक्ष क्या करता है कि इस व्यवस्था के प्रश्न के तहत जो है मुद्दा उठाता है कि कोरम के अभाव के कारण जो है कार्यवाही नहीं चल पा रही है, तो आखिर ये कैसी व्यवस्था है, तो वहाँ पर फिर उस पर एक्शन लिया जाता है। परंतु ऐसी कभी कंडीशन मेरे तो संपर्क में नहीं रही कि अभी तक ऐसा कभी भी हिस्ट्री में हुआ है, परंतु ये व्यवस्था हमारे भारतीय संविधान के तहत जो है इनमें नियमों में दी गई है, जो भी आपको मिल जाएगी लोकसभा के नियम और सदन के नियमों में। इसके बाद दोस्तों हम आते हैं कि संसद के न्यायपालिकी कार्य। ये भी अलग से प्रश्न बनता है कि संसद जो है क्या क्या न्यायपालिकी कार्य करते हैं, तो ये भी मैंने इसी में इन्वॉल्व कर लिया है। जैसे कि राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, और मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं नियंत्रक महालेखा परीक्षक केक को जो हटाने में संसद की अर्ध न्यायिक भूमिका होती है। तो संसद जो है न्यायपालिकी कार्य क्या क्या कर सकती है दोस्तों, उसको न्याय करने का जो हक है यहाँ पर वो क्या क्या है। जैसे कि महाभियोग लगाने की पावर संसद को दी गई है राष्ट्रपति पर, उसी प्रकार से हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जो है न्यायाधीशों को हटाने की पावर संसद के पास है। फिर मुख्य निर्वाचन आयुक्त केक को हटाने के लिए भी संसद जो है क्या भूमिका निभाता है, तो यहाँ पर उसको हटाने के लिए यानी कि न्याय करने की जो है उसको पावर दी गई है इन पर। इसके बाद बात करें कि संसद के सत्र, ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपको नॉर्मल जानकारी होनी चाहिए कि संसद के सत्र कितने होते हैं। तो संसद के जो सत्र होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा बुलाए जाते हैं, आर्टिकल 85 के तहत जो है ये बुलाए जाते हैं। ठीक है, तो संसद के सत्र राष्ट्रपति को अधिकार है कि सत्र कौन बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाता है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर संसद के जो है सामान्य 3 सत्र होते हैं। कितने सत्र होते हैं? 3 सत्र होते हैं। पहला होता है बजट सत्र, सामान्यतः ये फरवरी में आरंभ होता है, हर बार आता है दोस्तों, बजट पारित कराने के लिए बजट सत्र होता है। फिर होता है मॉनसून सत्र, जो सामान्यतः जुलाई में प्रारंभ होता है, जब कभी भी बारिश होती है इसी दौरान यानी कि जुलाई के दौरान ही जो है मॉनसून सत्र लाया जाता है। फिर इसके बाद शीतकालीन सत्र जो है ये नवंबर में आरंभ होता है। ठीक है, तो ये 3 सत्र होते हैं। ठीक है, इन्हीं के दौरान जो है सदन की जो है बैठकें होती हैं, और जितने भी विधेयक होते हैं इन्हीं के दौरान पारित कराए जाते हैं। परंतु इसके अलावा भी जो है कभी कभी स्पेशल रूप से सदन के जो सत्र होते हैं संसद के वो लग सकते हैं। ठीक है, अब प्रत्येक सत्र की जो बैठकों के बीच समय अंतराल 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी कि 6 माह से ज़्यादा अगर बैठक की व्यवस्था बिगड़ जाती है तो यहाँ पर एक कंडीशन दी गई है कि दोस्तों कि 6 माह से ज़्यादा जो है टाइम पीरियड कभी भी नहीं होना चाहिए 2 बैठकों के बीच के मध्य में। ठीक है, इसके बाद आता है कि राष्ट्रपति द्वारा कभी कभी विशेष बैठकें भी जो है बुलाई जाती हैं, स्पेशल रूप से जब कभी स्पेशल मुद्दा होता है तो वहाँ पर भी बैठकें हो सकती हैं संसद की। अब दोस्तों ये महत्वपूर्ण है कि लैम डक सत्र क्या होता है। ये नाम आपने शायद ही कभी सुना होगा कि लैम डक सत्र, यह नई लोकसभा के गठन से पूर्व वर्तमान लोकसभा का जो अंतिम सत्र होता है उसे लैम डक सत्र कहते हैं। वर्तमान लोकसभा के वे सदस्य जो नई लोकसभा हेतु निर्वाचित हो पाते हैं उन्हें लैम डक कहलाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर समझिए, जैसे कि वर्तमान में अगर मान लीजिए 17वीं लोकसभा का गठन हुआ था चुनाव के बाद, तो उसमें जो 16वीं लोकसभा थी उनका जो अंतिम सत्र लगा था संसद में, जो लोकसभा थी उसका जो अंतिम सत्र लगा था उसी हम क्या कहते हैं, लैम डक सत्र कहते हैं। और वर्तमान लोकसभा के वे सदस्य जो नई लोकसभा हेतु निर्वाचित नहीं हो पाते, यानी कि आपको पता होगा कि जैसे मान लीजिए कि पुरानी जो लोकसभा थी 16वीं लोकसभा, उसमें अगर मान लीजिए कोई सांसद चुने नहीं जा सके, चुनाव में जीत नहीं सके, तो वो नई लोकसभा में निर्वाचित नहीं हुए हैं, तो उन्हें जो हम क्या कहलाते हैं, लैम डक बोलते हैं। ठीक है,
अब आता है दोस्तों सत्रावसान, यानी कि सत्र को जो है समाप्त करने वाली प्रोसेस। ये क्या है कि सत्रावसान से आशय है संसद के सत्र की समाप्ति होना। यानी कि मैंने बताया जैसे कि 3 सत्र होते हैं, मानसून सत्र, बजट सत्र और शीतकालीन सत्र। तो जैसे ही बजट सत्र का समापन होता है, मानसून का सत्र का समापन होता है, तो उसे क्या कहते हैं, हम सत्रावसान बोलते हैं। और सत्रावसान कौन करता है, तो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है आर्टिकल 85 में के अंतर्गत। फिर है सत्रावसान के बाद सदन के जो पटल पर लंबित जो सभी संकल्प हैं वो प्रस्ताव समाप्त हो जाते हैं, लेकिन विधेयक जो है उस पर समाप्त नहीं होते हैं। यानी कि जैसे ही मान लीजिए कि एक सत्र समाप्त हो गया, पूरा जो बजट सत्र है वो समाप्त हो गया, और उस दौरान जो कोई संकल्प लाया गया था कैबिनेट मंत्रियों के द्वारा, तो संकल्प जो होते हैं वो तो क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। परंतु अगर मान लीजिए कोई विधेयक है जो व्यवस्थित रूप में फॉर्मेट में प्रस्तुत किया जाता है, तो वो जो विधेयक होते हैं वो समाप्त नहीं होते। उस पर जो है आने वाले सत्र में भी जो है डिबेट हो सकती है और आने वाले सत्र से वो विधेयक पास कराए जा सकते हैं। परंतु जो संकल्प होते हैं वो एक सत्र में ही समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आती है दोस्तों की स्थगन। ये महत्वपूर्ण शब्दावली है। स्थगन प्रस्ताव हमने देखा और स्थगन भी है, तो दोनों में डिफरेंस है काफी, वो आपको बताना चाहिए। स्थगन का मतलब, स्थगन से आशय अस्थायी रूप से संसद के कामकाज का बंद होने से है। ठीक है, यानी कि मैंने आपको बताया कि जैसे कि मान लीजिए विपक्ष या फिर जो सदस्य होते हैं सांसद, वो अगर मान लीजिए कि सदन में किसी मुद्दे को लेकर व्यापक हंगामा कर देते हैं और उस दौरान जो सदन की कार्यवाही होती है वो सुचारू रूप से संचालित नहीं करा पाते हैं जो सभापति या अध्यक्ष होते हैं, तो वो क्या करते हैं, सदन का स्थगन कर देते हैं। यानी कि एक जो दिन की जो बैठक होती है उसको स्थगित कर देते हैं कि अब जो है आज का जो कार्य है वो नहीं होगा, अब नेक्स्ट जो बैठक जो है वो अगले दिन होगी। तो इसे ही क्या कहते हैं, सदन की जो एक दिन की बैठक को स्थगन करने को ही हम स्थगन कहते हैं। ठीक है, स्थगन जो है सदन के सभापति द्वारा कहता है, लोकसभा में अध्यक्ष करते हैं और राज्यसभा में सभापति करते हैं। सदन का जो स्थगन होता है वो निश्चित समय के लिए अथवा अनिश्चित काल के लिए भी हो सकता है। यानी कि ये समय होता है दोस्तों कि सभापति जो है ये बता देते हैं कि अब नेक्स्ट जो है बैठक वो कब होगी, या फिर वो कब 2 महीने बाद होगी, 3 महीने बाद होगी, वो कभी भी जो है तारीख डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है दोस्तों कि विघटन। विघटन के बारे में आपने सुना होगा, तो ये क्या होता है कि केवल लोकसभा का विघटन होता है, राज्यसभा का नहीं। ठीक है, अब विघटन से लोकसभा के कार्यकाल का अंत हो जाता है, अतः नए लोकसभा का चुनाव कराना पड़ता है। तो सामान्यतः आपको पता होगा कि जो भी सरकार बनती है उसका टाइम पीरियड होता है 5 साल, और 5 साल के बाद जो है नई लोकसभा का गठन करना पड़ता है चुनाव के माध्यम से। तो जो विघटन होता है दोस्तों, सामान्यतः लोकसभा का कार्यकाल भी हम 5 साल मानते हैं, और जैसे ही लोकसभा का विघटन हो जाता है तो उसके बाद जो है नए चुनाव कराने होते हैं, और नई लोकसभा जैसे ही बनती है तो फिर वहाँ पे नई लोकसभा कार्य करने लग जाती हैं। तो जो जैसे ही लोकसभा का विघटन हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं, विघटन कहते हैं, जबकि राज्यसभा का विघटन नहीं हो सकता। विघटन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, आर्टिकल वही 85 में दिया गया है। सत्र, सत्रावसान और विघटन की पावर राष्ट्रपति को दी गई है। इसके बाद होता है कि अधिवेशन। ठीक है, अभी भी वर्तमान में अधिवेशन होते हैं। इसको कैसे, कि संसद में जो प्रतिदिन होने वाली जो बैठक होती है जिसे हम स्थगित कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं, हम अधिवेशन कहते हैं। ठीक है, संसद में प्रतिदिन होने वाली बैठक क्या कहलाती है, अधिवेशन कहलाती है। इसके बाद आता है दोस्तों संसदीय फोरम। ठीक है, ये टर्म आपको काफी कम सुनने को मिलती है कि संसदीय फोरम क्या होती है। संसदीय फोरम सांसदों द्वारा निर्मित एक अनौपचारिक मंच है जिसके द्वारा सांसद नीति निर्माण के लिए विभिन्न गैर सरकारी स्वैच्छिक समूह से परामर्श करते हैं और नागरिक समाज से भी विचार विमर्श करते हैं। अनेक मामलों पर संसदीय फोरम की स्थापना की गई है और संसदीय फोरम के द्वारा सांसदों को सदन में किसी मुद्दे को उठाने के लिए भी सहायता प्रदान की जाती है। अब यहाँ पर समझना होगा दोस्तों कि जो सांसद होते हैं वो लोकल एरिया से चुने जाते हैं, अपने अपने एरिया से। तो वहाँ पर क्या होता है कि संसदीय फोरम के तहत सांसदों को ये अलग से जो है स्थापना का प्रावधान मिला है कि संसदीय फोरम जो गठित हो जाती है तो उसके माध्यम से क्या करते हैं सांसद अपनी जो लोकल अनौपचारिक मंच है जिसमें गैर सरकारी स्वैच्छिक समूह होते हैं, यानी कि ऑफिशियल रूप से तो नहीं परंतु अनौपचारिक रूप, यानी कि यहाँ पर क्या करते हैं कि वो अलग अलग जो है नागरिकों से या फिर बहुत सारे संगठनों से जो है वहाँ पर जो है वो चर्चा करते हैं, विचार विमर्श करते हैं कि मान लीजिए कोई स्पेशल मुद्दा है तो उसको किस प्रकार से डील किया जाना चाहिए या फिर कौन से मुद्दे उठाए जाने चाहिए सदन में। तो फिर वो क्या करते हैं, इस पूरी चर्चा के लिए एक अनौपचारिक मंच की व्यवस्था है वो संसदीय फोरम के तहत आती है सांसदों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं कि संसदीय फोरम के द्वारा फिर उस मुद्दे को कहाँ पर उठाते हैं, सांसद सदन में उठाते हैं, लोकसभा या राज्यसभा में। तो ये तो काफी कम ही आपको देखने को मिलेगा कि संसदीय फोरम की बैठक यानी कि स्थापना तो कर दी गई है परंतु उसके बैठक
काफ़ी कमी आपको देखने को मिलेगी कि लोकल रूप से जो है सांसद जो है अपने नागरिक या फिर गैर सरकारी संगठनों से जो चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों काफ़ी जो है आपको कुछ जानने को मिलेगा होगा, क्योंकि ये जो शब्दावलियाँ होती हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों मैंने जो इतने भी वीडियो बनाए हैं उसके अकॉर्डिंग तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, परंतु अगर मान लीजिए कि आपको एमपीपीएससी की सिलेबस के अकॉर्डिंग कोई टॉपिक भी कवर करना है और अगर आप चाहते हैं कि मैं उन टॉपिक पर नए वीडियो जो है पॉलिटिक्स को कवर करने के लिए बनाऊं, तो आप मुझे इन व्हाट्सअप नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो मैं आपकी अगर डिमांड के अकॉर्डिंग देखूंगा कि अगर ज़्यादा डिमांड रहेगी तो फिर मैं उन टॉपिक पर भी आपको वीडियो अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों आप इस हमारे पीएससी अड्डा चैनल के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर काफ़ी जो है पीडीएफ आपको उपलब्ध होते रहते हैं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। शुभ रात्रि।